गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी बिल्कुल पीक पे चल रही होगी और अब एक हम लोग हर एक बढ़ते हुए दिन, हर एक बीतती हुई रात और हर एक आता हुआ सुबह आप लोगों को सिलेक्शन की ओर और बीपार्ड की ट्रेनिंग की ओर ले जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इसी जोश होश के साथ आप लोग पूरे तरीके से अपनी तैयारी में जुट चुके होंगे और जो भी मैं करवा रहा हूँ आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देख लिया, प्रेसिडेंट को कवर कर लिया था, गवर्नर को कवर कर लिया था, ठीक है, स्पीकर वगैरह के बारे में कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया था। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 75% हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बस आज का जो लेक्चर है वो कंसेप्चुअल लेक्चर है। आज हम लोग पूरे तरीके से कंसेप्ट को देख लेंगे। कल अपना फिर वही 360 डिग्री अप्रोच, क्वेश्चन से कंसेप्ट, कंसेप्ट से क्वेश्चन, वो वाला बिल्कुल चलेगा। 90% आज हम लोग कवर कर लेंगे। जो 10% पार्ट है जो कि क्वेश्चन के थ्रू होगा, कल हम लोग करेंगे। कल मोर देन 300 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें 300 तो मैंने कम बोला, 1 से 5 क्वेश्चन वाला टाइप चलेगा। और उसके बाद आप देखिएगा कल शाम को जब आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा तो उसके बाद आप लोग पॉलिटी के मास्टर हो जाइएगा। उसके बाद आप लोग पॉलिटी में कम से कम, मेरा वादा है कि कम से कम अगर 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा या 10 क्वेश्चन पूछा जाए तो आउट ऑफ 10 जो है सो आप मारिएगा। बहुत हो गया तो एक गलती करिएगा, और अगर उसके बाद भी आप गलती करते हैं तो फिर आप वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कल के लेक्चर में आपको मैं 2-3 चीज़ पूछना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, ज्वाइंट सीटिंग क्या होता है, ज्वाइंट सीटिंग का कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, ये चीज़ बताइए मुझे। पहली बात, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मनी बिल जो है वो मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा पहले, ठीक है, मनी बिल। और मनी बिल के बारे में 1-2 चीज़ अगर एक्स्ट्रा और आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं मनी बिल के बारे में 2-3। फाइनेंस बिल के बारे में आपको बताना है कि फाइनेंस बिल कितने टाइप का होता है, फाइनेंस बिल कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। 2-3 चीज़ मैंने आपसे पूछा है। अगर आप सुन पा रहे होंगे तो आप ईमानदारी से या तो कमेंट में जवाब दीजिए या फिर अपने मन में सोच लीजिए कि मुझे आ रहा है कि नहीं, और उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने देखा था कि कैसे सेशन वगैरह पार्लियामेंट का होता है। उसके बाद कट मोशन की बात की थी, जिसके तहत हम लोगों ने देखा था कि पॉलिसी कट मतलब 1 रुपये तक उसको ले जाया गया। इकोनॉमिक कट एक पार्टिकुलरली अमाउंट से उसको कम कर दिया जाता है, और टोकन कट जो है 100 रुपये से किया जाता है। तो 3 टाइप के कट मोशन जो है हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट का अकाउंट। जैसे हमारा आपका अकाउंट होता है बैंक में, वैसे ही गवर्नमेंट का भी अकाउंट होता है। एक हो गया कि मेजर, जहाँ से पूरे पैसा एक साथ मतलब ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे। एक हो गया थोड़ा कम ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब इमरजेंसी टाइम में। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं बताना चाहूँगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266(1) में इसका जिक्र है। पूछा जाएगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है, तो ये मेन अकाउंट होता है जो कि होल्ड करता है सारे गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यू होते हैं। लिख लीजिएगा यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो। रेवेन्यू होते हैं, चाहे तो लोन होता है, चाहे तो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। ये सब जितना होता है ये सब किसके अंतर्गत होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कौन कौन सा चीज़, रेवेन्यू, पैसा, लोन, कर्ज और एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो इसके लिए आपको प्रायर किसकी अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट का, ठीक है। तो यही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का पहला बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरा जिसका नाम है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267 के अकॉर्डिंग है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि स्मॉल रिजर्व मतलब अचानक से आकस्मिक मतलब पैसा अर्जेंट वगैरह में आ गया, अनफोर्सिन एक्सपेंसेस जो कि कभी सोचा नहीं था कि इस पे हमको खर्चा करना है, इसकी अथॉरिटी कौन देता है, तो आपको प्रेसिडेंट देता है, ठीक है। तो ये इसके लिए कौन अथॉरिटी देगा, प्रेसिडेंट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए कौन, पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, आपको याद करना है। और इसमें भी जो प्रेसिडेंट देता है और बाद में किससे पूछा जाएगा, पार्लियामेंट से, ठीक है। क्लियर कट, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन दोनों के बारे में मैं कंसाइजली बोलूं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रूटीनली जिससे काम होता है पैसा से। मतलब वही समझिए जो पिताजी का सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जिससे बराबर पूरे महीना अपना काम होता है। वही कंटीजेंसी फंड जो माँ जो रखती है किचन में दाल के डिब्बा में, वो हो गया कंटीजेंसी फंड, ठीक है। क्लियर कट, एकदम बेसिक आप समझ में आ गया होगा। फिर पब्लिक अकाउंट वही एकदम नॉर्मल जो अपना चलता है, जो पब्लिकली रखा रहता है, स्टेट वगैरह को सब कुछ जो दिया जाता है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा तीनों, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड, पब्लिक, ठीक है, ठीक है। ये डिपॉजिट कैश इन सब में, कॉन्टीजेंसी फंड आकस्मिक निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वही पिताजी का पैसा जो पूरे देश में सब कुछ में काम आएगा। इसमें भी जो रेवेन्यू होता है रिसिप्ट के फॉर्म में, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, ये टैक्स वैक्स जो भी ग्रांट इनेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है, सबसे पहली चीज़
तो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है कि अब आपके साथ कौन कौन सा मतलब कमेटी, अगर उसको आप बोलना चाहिएगा, जैसे एक फाइनेंशियल कमेटी हुई कि पार्टिकुलरली किसी भी चीज़ पे डिसीजन लेना है, ठीक है, पार्लियामेंट से मतलब क्या बोलेंगे आप उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, फिर उसको बोलेगा स्टैंडिंग कमेटी वगैरह, या फिर फाइनेंस का काम, इन सब के लिए कोई ना कोई कमेटी होगा, इसी सब को मिला के क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में आपको सबसे पहले जो है सो जानकारी, अगर आप देखिएगा तो उसको जो अगर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे पहला आ जाता है फाइनेंशियल कमेटी, फिर आ जाता है स्टैंडिंग कमेटी, फिर आ जाता है एडहॉक, फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। वही जो मैंने आपको बताया, सबका अपना अपना काम है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा वर्ड कहीं भी आप सुनिएगा पॉलिटी में, एडहॉक, एडहॉक मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है, क्या होता है, टेम्पररी। एडहॉक मतलब हो गया टेम्पररी। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, जो पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे पहली बार जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो याद रखना कब किया गया था, तो अप्रैल 1950 में। ये क्वेश्चन अगर आपसे डेट वाला रटने वाला पूछ लेगा तो ये पूछ लेगा कि इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, द फर्स्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन अप्रैल 1950, ये पूछा जा सकता है। फिर आपसे आर्टिकल 118 के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है, मतलब क्या, रूल वगैरह बनाने का, रेगुलेट करने का, कैसे जो है सो चलेगा पार्लियामेंट, उसके लिए जो अथॉरिटी बनती है वही कहलाती है पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। तो आर्टिकल 118 किस चीज़ से रिलेटेड है, पार्लियामेंट अथॉरिटी कैसे चलेगा, कैसे उसके लिए रूल्स बनाएगा, रेगुलेट कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दिमाग में, 108 ज्वाइंट सीटिंग, 108 पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। यहीं पे मैं आपको याद करा रहा हूँ, 108 क्या था, ज्वाइंट सीटिंग था, तो 118 क्या हो गया, पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। क्लियर कट याद रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया, फाइनेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी जो कि रेल, हेल्थ वगैरह इन सब पे काम करेगी। एडहॉक मैंने टेम्पररी बना लिया, जैसे सेलेक्ट कमेटी जीएसटी का हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, जैसे बिजनेस कैसे चलेगा पार्लियामेंट्री। एडवाइजरी कमेटी, रूल्स रेगुलेशन, ये सब आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आइए पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी तक आ नहीं रहा होगा, या फिर आ भी रहा होगा तो आप कंफ्यूज होते होंगे, उसके बाद आप अभी के बाद ये चीज़ आपका परमानेंट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या बताना, मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, सबसे पहली चीज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी, दिमाग में जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका जो भी चेयरमैन होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक मैं आपको जो भी मेन चीज़ बता रहा हूँ, तो जिसका पावर होगा, जिसके पास क्या बोलते हैं डोमिनेंसी होगी, या जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट होगी, संसद में हो चाहे लोकसभा राज्यसभा में, तो वही पावर में होता है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो भी चेयरमैन होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा। ये चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग स्टेटमेंट वाले बेस्ड क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो भी चेयरमैन होगा वो किसको रिपोर्ट करेगा, पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ से पब्लिक अकाउंट कमेटी से आपको क्या क्या कंसेप्ट मिला, पहला चीज़ इसका कि इसका जो भी चेयरमैन होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा। दूसरा, जो भी इसका चेयरमैन होगा वो किसको रिपोर्ट करेगा, पार्लियामेंट को, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये पब्लिक अकाउंट जो है फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया था 1921 में, तो आपको पता है 1919 में क्या आया था, तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म आया था, तो उसी के दौरान जो है सो ये बनाया गया था। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पैक, जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये इसका जो चेयरमैन होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा। अपोजिशन पार्टी, बार बार बोलिए मेरे साथ, पैक का जो चेयरमैन होगा ये अपोजिशन पार्टी का होगा। और ये किस पर बेस्ड है, तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म पे, 1919 वाला जो है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, उस पर ये बेस्ड है। क्लियर कट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, तो आपको याद रखना है पब्लिक अकाउंट पीएसी, इसमें टोटल होंगे 22 मेंबर्स, ठीक है। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, याद रखना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 मेंबर्स, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, इसमें कोई भी मिनिस्टर नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कोई भी मिनिस्टर नहीं होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कोई भी मिनिस्टर नहीं होगा, बोलिए मेरे साथ। पब्लिक अकाउंट कमेटी में सबसे पहली बात, चेयरमैन कौन होगा, अपोजिशन पार्टी का, कोई भी मिनिस्टर नहीं होगा। 22 मेंबर होंगे, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, ठीक है, याद, ठीक है। अब अगला, ठीक है, यहाँ पे 1967 में फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी बाय द स्पीकर, ठीक है। वही चीज़ बताया, ईयर पूछ लेगा तो 1967, ठीक है। क्लियर कट। अब इसका काम क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, पीएसी का, जिसमें बताया 22 मेंबर होंगे, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, चेयरमैन होगा अपोजिशन पार्टी का। इतनी बार बोल लीजिए कि भूलिए ही ना, ठीक है। इसका काम क्या होगा, टू एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट टू द इनकम एंड, वही जो पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है उन सबको एग्जामिन करना, ठीक है। अब अगला कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। तो आपको मैंने बताया पार्लियामेंट्री कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी में 3 मेन आता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा एस्टीमेट कमेटी, और तीसरा आता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो 3 है, तो उसमें सबसे बड़ा जो है वो है एस्टीमेट कमेटी। याद रखिएगा क्या है सबसे बड़ा कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। इसके में 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको इससे पहले क्या पढ़ा है, पैक पढ़ा है। इसके में कितने मेंबर, 22 मेंबर, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। जबकि अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, दूसरा एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में सबसे कितने मेंबर, 30 मेंबर। सबसे
बड़ा कमेटी यही 30 के 30 मेंबर लोकसभा के। क्लियर कट। हर बार जो यूपीएससी चाहे बीपीएससी चाहे यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी, आंसर एस्टीमेट कमेटी। या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में पूछता है कि एस्टीमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी, बिल्कुल सही। दूसरा पूछता है एस्टीमेट कमेटी कंप्राइजेज ऑफ 30 मेंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली राज्यसभा, तो बिल्कुल गलत, सारे के सारे लोकसभा। तो समझ में आया होगा, एस्टीमेट कमेटी 30 मेंबर सबके सब लोकसभा के, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पूछेगा एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है, तो बिल्कुल सही। क्लियर कट, समझ में आ रहा होगा। बजट फॉर्मेशन वगैरह में एस्टीमेट कमेटी का रोल है। कब बना था? 1921 में। ये भी बना था मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के उससे। तीसरा आता पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें भी जो है 22 मेंबर है, 15 + 7, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। तो क्लियर कट हो गया। फिर से बोल देता हूँ एक बार, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा एस्टीमेट कमेटी, तीसरा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, तो इसमें भी 22, इसमें 30, इसमें 22 वाले में 15 + 7 है, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, इसमें सारे के सारे लोकसभा। ठीक है, क्लियर कट। पैक के बारे में इंपॉर्टेंट, इसका जो चेयरमैन होगा वो अपोजिशन पार्टी का होगा। एक बार याद, बिल्कुल अभी के अभी इसको कॉपी में लिखिए। आप ही को बोल रहा हूँ मैं, अरे उबासी मत लीजिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, अभी के अभी सब तीनों को लिखिए, याद हो जाएगा। ठीक, इसका काम क्या होता है? तो सीएजी वगैरह के साथ मिलके रिपोर्ट वगैरह जो दिया उसको चेक करना। ठीक है, अब वही अगला, लोकसभा और विधानसभा के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस टाइप बता दिया हूँ कि टेन्यूर इसका भी 5 साल, इसका भी 5 साल, इलेक्शन डायरेक्ट। इसमें होते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, वो प्रेसिडेंट जो है सो इनको वो करता है, क्या बोलते हैं, नियुक्ति जो इसकी होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, यहाँ पे होती है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, क्लियर कट। सिंपल मेजोरिटी यहाँ, ठीक है, हटाया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी से। सेम चीज़ यहाँ भी होगा। ठीक है, क्लियर कट, समझ में आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है अमेंडमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको पता है लोकसभा के पास जो होता है पावर होता है इसका। क्लियर कट, यहाँ पर कोई पावर नहीं है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न होता है, यहाँ पर किसी टाइप का प्रोविज़न नहीं होता, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, याद रखना है आपको। 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको हटा दिया गया है। इसके तहत जो था 2 एंग्लो इंडियन को जो है सो रिजर्वेशन पहले मिलता था, अब उसको हटा दिया गया है। यहीं पर मैं आपको 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताया हूँ। तो यहाँ से आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए। 91 क्या है, 92 क्या है, 97 क्या है, 100 क्या है? आप अपने कॉपी में ही लिख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कमेंट कीजिए, लेकिन आप बस बताइए। 101 क्या है, 103 क्या है, उसके बाद 61 क्या है, 73 क्या है, 74 क्या है, 69 क्या है, 36 क्या है, उसके बाद 101 हो गया, 10। ठीक है, तो 100 में आपको पता है कि इंडिया बांग्लादेश 100 बीघा कॉरिडोर। 101 में क्या हो गया, जीएसटी हो गया। 103 में पता है ईडब्ल्यूएस हो गया। 61वां में क्या है, 61st में क्या था कि वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया। 73 हो गया पंचायती राज। 74 हो गया म्यूनसिपालिटी। 69 में क्या था, 69 में था दिल्ली को एनसीआर। ठीक है, 36 से सिक्किम बना था। 91 में साइज ऑफ मिनिस्टर को जो है सो 15% तक वो कम कर दिया गया था। 92 में बोडो डोगरी मैथिली संथाली। 97 में क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर 52 कल बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ऐसे करके आपको जो है सो बताना है। वीडियो को पॉज करके एक बार अगर आप बता लेते तो आपका काम और आसान हो जाता। ठीक है, अब आ जाइए लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको देखिएगा, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, बाद में इसको बोल दूंगा यूजलेस। ठीक है, क्यों बोलूँगा वो भी देख लीजिए। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ कितना होता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। ठीक है, असेंबली का जितना स्ट्रेंथ है उसका 1/3। मिनिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, 40। तो आपसे क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में पूछ देगा तो क्या बोलेगा, 40 से लेके 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। क्लियर कट। ठीक है, मिनिमम 40, मैक्सिमम 1/3। क्लियर। मेंबर्स कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द मैक्सिमम एंड मिनिमल लिमिट। कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर रखा है, बट एक्चुअल स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर कट। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होता है, अभी तक आपके एग्जाम में जितना बार भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऑप्शन क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एक तो क्वेश्चन आपको पता है कि 169वां आर्टिकल पूछा जाता है कि क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका बनना या फिर इसको हटाना कौन से आर्टिकल में है, तो 169वां आर्टिकल है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसका इलेक्शन कैसे होता है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन लोग करेंगे, तो 1/3 जो है ये मेंबर ऑफ लोकल बॉडी जैसे म्यूनसिपालिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग इसको वोटिंग करेंगे। 1/3 कौन करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग करेंगे। 1/12 ग्रेजुएट वगैरह करेंगे। 1/12 टीचर करेंगे और 5/6 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इनडायरेक्टली
होंगे। तो आपसे यही इसी जो ये जो मैं बता रहा हूँ 1/3, 1/3, 1/12 ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद कैसे रखिएगा, तो इतना याद रखिए हमसे कौन रिलेटेड है, तो हमसे ग्रेजुएट वाले रिलेटेड है, टीचर रिलेटेड है। तो ये दोनों तो भाई 12/12 याद रखिएगा, 1/12। बाकी जो बच गया वो 1/3 हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड आ गया तो 5/6। तो इंपॉर्टेंट है जो आपसे ये पूछा जाता है, यही दोनों पूछा जाता है, 1/12, 1/12। तो इसको याद रखिएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था, तो इतने लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कितने % लोग करेंगे, कितना करेंगे, तो ये उसकी वैल्यू है। अब अगला आ जाता है कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो राज्यसभा मैंने आपको बताया कि परमानेंट हाउस है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी मतलब एक तरह से मानिए परमानेंट ही है, ठीक है। इसका इलेक्शन कैसा है, तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका भी इंडिपेंडेंट है, बट इसमें टीचर, ग्रेजुएट, एमएलए वगैरह का रोल है। इसमें चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन होता है, ठीक है। चेयरमैन इसका होता है कौन, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें इलेक्शन से होता है सेम एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ विधानसभा जैसे होता है वैसे ही है। इसमें पावर क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी का, ठीक है। इसके पास आप याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक चीज़ याद रखिएगा, इसके पास कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का पावर नहीं होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि राज्यसभा के पास उतना पावर नहीं है, लोकसभा इतना। लेकिन एक चीज़ में VIP स्टार मार्क कीजिए, 5 स्टार, आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। राज्यसभा के पास लोकसभा इतना पावर नहीं होता, लेकिन एक चीज़ में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर पावर है। फिर से चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। राज्यसभा के पास लोकसभा के इतना पावर नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर एक ही चीज़ में पावर होता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कभी भी पेश होगा तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा का बराबर पावर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, वही लिखा है, राज्यसभा का एक्सेप्शनल पावर है, इसलिए उसको कहा सकता है एक्चुअल डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा होता है, दोनों का पावर बराबर होता है, ठीक है, याद रहेगा। और इसके पास कोई पावर नहीं होता, कोई फायदा नहीं, वो बस डिले कर सकता है 3 से 4 मंथ का, इसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं होता है, नो पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ देखिएगा मैंने लिखा है, दैट्स वाई लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कॉल्ड यूजलेस इंस्टीट्यूशन। क्लियर कट, समझ में आया, पहले भी बोला था क्यों बोलते हैं, अब समझ में आ गया, क्योंकि कोई पावर ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये रोक सकता है, कोई भी अमेंड नहीं कर सकता है, कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है, ठीक है। क्लियर कट, समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्या आ जाता है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अब जुडिशियल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, इसकी बचाव हो सके, हमसे कोई हमारा फंडामेंटल राइट ना छीने, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी अधिकार है या कॉन्स्टिट्यूशन की जो है रक्षा वो किया जाए, तो उसके लिए कौन है, जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। अब ये किसके बेसिस पर था, तो मतलब इसकी जो दी गई थी, प्रपोज किया गया था, वो सप्रू कमेटी ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में इसी के तहत बताया जाता है कि कोई भी जज है, मानिए कोई भी फैसला देता है, ठीक है, तो उसकी जो है सो जांच की जा सकती है, या फिर कोई भी स्पीकर है, कोई भी उस पर जो फैसला देता है, तो वो अंडर जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। ये नहीं कि जो उसने बोल दिया वो मान लिया जाए, उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है अगर वो गलत है तो, ठीक है। अब ये सबसे उत्तीर्ण जो माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो प्रॉपर चैनल भी चलता है, आपको पता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील होती है, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कोई भी चीज़ है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, फिर वहाँ से स्टेट में गया, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, एपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, जहाँ आप अपील वगैरह करते हैं, वही चीज़ है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वही कोर्ट, CBI, रेंट, ये सब कौन कौन इसमें वो रहते हैं, ठीक है। फिर स्टेट वगैरह में होता है हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, लोक अदालत, मतलब ये सब इसके पार्ट हैं, ठीक है। अब दो चीज़ इसमें डिवाइड करते हैं, एक तो सिविल वाला आ जाता है, क्रिमिनल वाला आ जाता है। सिविल वाले में क्या होता है कि सिविल सीनियर डिवीज़न, लोअर डिवीज़न, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब इसमें आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, ये सब आ जाता है। क्रिमिनल वाले में होता है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, क्लास 2, और फिर गाँव लेवल पर ग्राम न्यायालय, ठीक है। तो अभी नाम सुने रहिए, अभी आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया था 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 पार्ट 5 के बारे में जो है सो आपको पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ के बारे में बताया गया है, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस के बारे में जो है सो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है, कन्या जो थी वो पहली चीफ जस्टिस थी। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, HJ कन्या। कन्या से याद रहेगा, बिहार में कन्या मीन्स वाइफ को बोला जाता है। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, HJ कन्या। ये क्वेश्चन पूछा गया है 3-4 बार, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है।
अब फिर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ देखना है। अभी आपसे पूछेगा कि करंट में कितना जजेस का जो स्ट्रेंथ है, तो याद रखना है 33 जज हैं और एक सीजीआई है, ठीक है। और ये डिसाइड कौन कर रहा है, तो पार्लियामेंट। मैंने आपको कल भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिख के बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट, ठीक है। हाई कोर्ट में कितने जज होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है, वीआईपी स्टार मार्क कीजिए, स्टेटमेंट में आपको फंसा देगा। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, हु विल डिसाइड, पार्लियामेंट। हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, हु विल डिसाइड, प्रेसिडेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पता है, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। इतने सीजीआई हैं अभी करंट में, ठीक है। सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट होता है कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, याद रखना है। आर्टिकल 124, ठीक है, ये सब चीज़ आपको बता दिया मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वर्ड आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज वगैरह का है अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट है, इनका जो जज को नियुक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है कॉलेजियम सिस्टम। क्या कहलाती है, कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम, आपसे कोई पूछेगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, तो ये एक तरीका है जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जा सकती है। इसका एक प्रोसीजर है, ठीक है। अब इसको समझते क्या है। तो कुछ कुछ केसेज हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले डिबेट चला कि कैसे होना चाहिए, बाद में डिबेट चला फिर कैसे होना चाहिए, और फाइनली क्या हुआ। ध्यान से सुनिएगा, मेंस पर प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले क्या था, फर्स्ट जज केस क्या था, एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस। कंसल्टेशन बेंच जो थी उसने बोला कि कंसल्टेशन वर्ड जो आर्टिकल 124 में यूज़ किया गया है इसका कोई यूज़, मतलब क्या बोल रहा है, फिर से सुनिए। मतलब बोल रहा है कि प्रेसिडेंट सबसे कंसल्ट कर रहा है। मानिए मैं अगर 4 लोगों से कंसल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इन 4 लोगों ने मुझे सजेशन दिया, अच्छा सजेशन, लेकिन मैं बाउंड नहीं हूँ कि मैं इनकी सुनूंगा ही। समझे मेरी बात। मैं इनसे 4 आदमी से पूछा कि भाई ऐसा है ऐसा, इन लोगों ने मुझे बोला, लेकिन मैं बाउंड नहीं हूँ। तो वही बोला कि कंसल्टेशन वर्ड जो तुम यूज कर रहे हो, लेकिन तुम तो उसकी बात सुन नहीं रहे हो। ये था फर्स्ट जज केस जो था, ठीक है, समझ में आ गया। कंसल्टेशन वर्ड की बात किया। सेकेंड जज में जो था, ये एक प्रोसीजर लेके आए, बोले कि जो इन सबको हटाओ, एक होना चाहिए प्रोसीजर जिसके तहत जो है, जिसका नाम होगा कॉलेजियम सिस्टम, जिसके तहत 3 जो रहेंगे, एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, ठीक है। ताकि हम लोग कैसे ट्रांसफर ऑफ जज करेंगे और अपॉइंटमेंट करेंगे हायर जुडिशरी में, उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारी बात भी मान लेते हैं, ठीक है। कोर्ट ने फिर बोला, कोर्ट ने बोला ठीक है तुम्हारी बात मान ली, मतलब सीजीआई भी रहेगा और 2 सीनियर मोस्ट कलीग उसके जो रहेंगे वो भी रहेंगे, और ये दोनों आपस में कंसल्ट करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला है वो दिया जाएगा। बोला ठीक है, चलो ये भी ठीक है। फिर थर्ड जो है सो जज केस आया 1988 में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन, इन्होंने जो है सो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कंसल्टेशन वर्ड को जो है सो फिर से वापस लेकर आया अंडर आर्टिकल 143। आपको पता है कि आर्टिकल 143 क्या बोलता है। आर्टिकल 143 बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जो जज वगैरह हैं, ठीक है, इन सब से जो है सुप्रीम कोर्ट से वो करेगा, कंसल्ट कर सकता है, इससे कोई राय ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको राय देगा ये जरूरी नहीं है। मतलब वही वाला बात है, आप पिताजी से जो है सो पूछिएगा कि पिताजी ऐसा हमको करना है, जरूरी नहीं है कि पिताजी जवाब देंगे ही देंगे। समझ में आया। तो सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट पूछेगा कि देखो सुप्रीम कोर्ट भाई, हमको जो है सो तुम प्लीज़ हमको बोलो, हाँ बोल दो। सुप्रीम कोर्ट हाँ बोल दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी जरूरी नहीं है कि हाँ बोलेगा। इसीलिए 143 आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है, ठीक है, 143। तो इसलिए मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। तो एक होता है कि एडवाइस लेना, तो सुप्रीम कोर्ट को ये बोलेगा प्रेसिडेंट बार बार, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट सुनते हो, 143 सुप्रीम कोर्ट मुंह घुमाएगा, मेरा मन है तो बोलूँगा यस, नहीं मन है तो नहीं बोलूँगा। इस कहने का मतलब कंक्लूजन फिर से बता रहा हूँ, आर्टिकल 143 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से राय लेगा, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सो उसको राय देगा, ठीक है, क्लियर कट, समझ में आ गया। तो ये थर्ड जज केस में क्या हुआ, प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन ने जो है सो उन्होंने जो है सो सुप्रीम कोर्ट को जो है सो वही रेफरेंस वाला जो बताया मैंने आपको, कंसल्टेशन वर्ड के अंतर्गत रखा और बोला कि आर्टिकल 143 को चलने दो, और इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो गाइडलाइंस दिया, ठीक है, फंक्शनिंग वगैरह के लिए। फाइनली जो कंक्लूजन आया वो आया कि अब पहले 2 थे, अब वो नहीं रहेंगे, अब रहेगा एक सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम यहीं पे आके कंक्लूड होता है। तो आपको पुराना नहीं याद रखना है, वो मेंस में जब लिखिएगा तब बोलना है। तो अब आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा, तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है डेफिनेशन में, तो बोलिएगा कॉलेजियम सिस्टम सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज। मतलब सीजीआई एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, एक 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, ठीक है। अगर ध्यान से सुनिए, 5 लोग हैं, इसमें से 3 लोग बोलेंगे कि ये चीज़ होना चाहिए और 2 लोग बोलेंगे कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो भी नहीं होगा।
क्लियर कट अभी बोल रहा हूँ। तो 5 में से अगर 4 लोग यस बोलेंगे तब यस होगा रिकमेंडेशन। ये बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 5 में से 4 बोलेंगे तब होगा काम, ठीक है। वही बोल रहा है, इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट इवन इफ 2 जजेज विल गिव एन एडवर्स ओपिनियन CGI शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन। क्लियर कट हुआ। टोटल 5 लोग थे, अगर इसमें से 3 लोगों ने यस बोला, 2 लोगों ने नो बोला, तो भी जो है सो इन तीनों की बात जो है सो सुन के CGI जो है रिकमेंड नहीं करेगा। क्लियर कट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? दैट इज़ नोन एज कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम को हम लोग कंक्लूड करेंगे तो क्या बोलेंगे? 5 मेंबर की टीम है, CGI प्लस 4, ठीक है। और इस 4 में से 4 लोग को कम से कम 5 में से बोलना पड़ेगा कि यस, तब जाके पास होगा, ठीक है। तभी जाके जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आगे भेजेगा, ठीक है। वही कॉलेजियम सिस्टम जो होता है, इसका नेगेटिव चीज़ क्या है कि ओपेक सिस्टम है, हमको आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ, इसके नॉर्म्स कुछ क्लियर नहीं है, अंदर ही अंदर बात है। नेपोटिज्म है, जैसे वहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील वगैरह बनते हैं, जैसे मैं बोलूँगा कि अरे भाई मेरा नाम मानो है XYZ, कुछ भी नाम है, मैं बोलूँगा अच्छा मेरा तो चचेरा भाई है के, अच्छा भाई के तुम प्रैक्टिस में हो, अच्छा चलो तुम ही सुप्रीम कोर्ट के वक्त, इस टाइप से होता है। बस उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब इसीलिए बोला जाता है नेपोटिज्म चलता है वहाँ अपने मन से, ठीक है ना। कोई चचेरा फुफेरा देखोगे तो सब रिश्तेदार जो पुराने आ रहे हैं उसी के आसपास चलता है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब पहले क्या था कि कंसल्टेंसी, ठीक है, अब ये हो गया है कनकरेंस, बाध्य बन गया है। पहले क्या था कंसल्टेशन था, अब बाध्य हो गया। क्लियर कट समझ में आ गया। बेनिफिट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सेपरेट है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को जो है सो अभी मतलब अगर ऐसा कुछ नहीं रहता, अगर हम लोग ये जुडिशरी हमारा अलग नहीं रहता तो सब एक साथ मिल जाते, तो फिर ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलकर सुप्रीम कोर्ट पे डोमिनेट करने लगते हैं। अभी भी आप इसीलिए देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अलग ही वैल्यू है, किसी को भी फटकार देता है, मंत्री हो, कुछ भी हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, किसी का नहीं सुनता। इसलिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अलग है, ये दोनों फिर भी एक दूसरे को संभाल लेते हैं, इसमें कोई नहीं हाथ पैर मारता है, ठीक है ना, जुडिशरी में। इसीलिए अभी हम लोग जो है सो बचे खुचे हैं। अगर ये तीनों एक दूसरे में इंटरफेयर करने लग जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो डोमिनेंसी है वो खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को अच्छे से बचा नहीं पाएंगे, ठीक है। क्लियर कट समझ में आया होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जज वगैरह बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहला चीज़ वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए, जज होना चाहिए पहले हाई कोर्ट का 5 साल के लिए मिनिमम, या फिर एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, ठीक है। ये सब सारा क्वालिफिकेशन है, देख लीजिएगा इसको। टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, इसको हटाया कब जा सकता है? जब ये मिसबिहेवियर वगैरह करेगा, इनकैपेसिटी, दिवालिया, पागल, ये सब हो जाए, ठीक है। 124 में रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज, 218 में रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट का जज, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आर्टिकल याद रखिएगा। फिर हटेगा कैसे? तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट पे हंसेगा, हाँ, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट का ऑर्डर आएगा तब ये हटेगा। दोनों हाउस फिर बैठेंगे एक साथ, मेजोरिटी से जो है पास करेगा, वही स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होगा। नॉट इफेक्टिव, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 वाला जो बताया था, समझ में आ रहा होगा। फिर जज इंक्वायरी एक्ट वही चीज़ है कि कब हटेगा? तो सबसे पहले मानिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, ये CGI के साथ मिसबिहेव करेगा, मानिए किसी भी तरह का गलती करेगा, बात लोकसभा में जाएगी, लोकसभा में फिर स्पीकर वहाँ का जो है कमेटी बनाएगा, कमेटी में कौन रहेंगे? CGI रहेंगे, एक सीनियर मोस्ट, ठीक है, और फिर सबसे सीनियर मोस्ट रहेगा, या फिर एक और भी रह सकता है, 2, ठीक है। मतलब CGI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ये रहेंगे। इम्पीचमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब हटाने की। फिर रिजोल्यूशन 2/3 से पास होगा और फिर राज्यसभा भेजा जाएगा, फाइनली प्रेसिडेंट साइन करेंगे और जज हट जाएगा। तो सिंपल है। सेम चीज़ हाई कोर्ट के लिए भी है। हाई कोर्ट में एक ही डिफरेंस है कि वहाँ पर क्या था, एक सीनियर जो था वहाँ पर दोनों उसके थे CGI, यहाँ पे CGI स्टेट का नहीं रहेगा, यहाँ पे CGI मेन रहेगा, एक सीनियर मोस्ट रहेगा और एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कहाँ का रहेगा? हाई कोर्ट का रहेगा। क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। यही चीज़ है कैसे हटाना था इनको, ठीक है। और ये प्रोसीजर कैसे जज को हटाने का है, ये जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा हुआ है अच्छे से, ठीक है। रिमूवल के लिए मोशन जो स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कम से कम जो हटाने के लिए चीज़ आगे बढ़ेगी उसके में लोकसभा के 100 मेंबर और राज्यसभा के जो है 50 मेंबर इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। 100 मेंबर लोकसभा के, 50 मेंबर राज्यसभा के इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। 3 मेंबर की कमेटी बनेगी और इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ये 3 मेंबर की बनेगी उसमें कौन कौन रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक सीनियर मोस्ट। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है एक चीज़ कि रिमूवल ऑफ जो जजेज है इनमें जो है 100 जो है लोकसभा के और 50 राज्यसभा के सपोर्टर्स होंगे। कौन होंगे? सपोर्टर्स, ये याद रखना है। ये चीज़ पूछ रहा है, एकदम बेसिक चीज़ है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है।
अगला जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि बोलते हैं न्यायिक शक्ति। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। अभी सबसे ज़्यादा करंट में यही चीज़ चल रहा है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कौन से आर्टिकल में आता है? 131। दूसरा आता है एपिलेट, पहला आता है ओरिजिडिक्शन। पहला 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक शक्ति है? पहला ऑप्शन देगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा दे देगा एपिलेट, तीसरा दे देगा एडवाइजरी और चौथा दे देगा एडिशनल, कुछ भी करके दे देगा। आपको वही करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो नॉट वाला टिक करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कौन से आर्टिकल में है? तो 131। एपिलेट किसमें? 132। उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपील है, क्रिमिनल अपील है, सिविल अपील है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, ओरिजिनल, एपिलेट। तीसरा क्या है? एडवाइजरी। एडवाइजरी मैंने आपको अभी बताया था। कौन? प्रेसिडेंट जो है वो किससे मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस, आर्टिकल 143। ठीक है, इफ द मैटर इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इफ देयर अराइजेज ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ। ठीक है, वही चीज़ अब जो अभी मैंने आपको बताया था ओम बिरला के खिलाफ जो ये चल रहा है अभी, ये सब जो कहानी, वही एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है? तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 131 किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वायलेशन फंडामेंटल राइट से जो इसका वायलेट किया गया तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सपोज किसी के साथ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हुआ तो ये कौन से ज्यूरिसडिक्शन में आएगा? तो ओरिजिनल। दूसरा, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट। तीसरा, स्टेट के बीच में डिस्प्यूट। चौथा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में, इलेक्शन के बीच में डिस्प्यूट। ये सब किस में आएगा? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। तो याद रखिएगा कि आपसे अभी तक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो पूछेगा कि इनमें से कौन सब जो है ज्यूरिसडिक्शन है, तो आपको याद रखना है ओरिजिनल, एपेलेट और तीसरा क्या था? 3 था ना, ओरिजिनल, एपिलेट और एडवाइजरी। पहला चीज़ ओरिजिनल 131, एपिलेट 132। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा इनमें से किस में जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सेंटर स्टेट रिलेशन, स्टेट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब एक क्वेश्चन आता है, किसी पीसीएस में शायद झारखंड वगैरह में आया हुआ था कि अगर पानी का डिस्प्यूट होगा, किसी भी स्टेट के बीच में पानी का डिस्प्यूट होगा, तो क्या प्रेसिडेंट लेगा डिसीजन, कि प्राइम मिनिस्टर लेगा, कि सुप्रीम कोर्ट लेगा, कि पार्लियामेंट लेगा? तो याद रखिएगा पार्लियामेंट। ये आपको नहीं पता था, इसको कॉपी में डालिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पिटीशन मतलब याचिका कितने प्रकार की हो सकती है? तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है 3 होती है, रिव्यू पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन और तीसरा क्यूरेटिव पिटीशन। ठीक है, अब याद रखिए क्या हो गया। रिव्यू पिटीशन क्या हो गया कि कोई भी, मानिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, तो वो वापस से उस पर जो है रिव्यू कर सकता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से उसको सुनाने में गलती हो गई हो, तो इसी को कहते हैं रिव्यू पिटीशन। मतलब माइनर मिस्टेक होगा, वापस से चेक करेगा, तो इसी को नाम कहा जाता है रिव्यू पिटीशन। किसमें, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 137। वही बोल रहा है कि रिव्यू इट्स रूलिंग टू करेक्ट ए पेटेंट एरर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? रिव्यू पिटीशन, आर्टिकल 137। ठीक है, अगले पे आइए। स्पेशल लीव पिटीशन, मतलब इसको बाईपास करते हैं। मतलब क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला सुन गया कि तुमको जो है सो 15 साल की जेल, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन वो होशियार निकला, वो क्या सोचा कि नहीं हाई कोर्ट जाएंगे तो भाई क्या होगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते, तो वो इसको बाईपास कर दिया ना, बिना इसके गए हुए यहाँ चला गया। तो इसी को बुलाते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, या इसको बाईपास कहा जाता है। आर्टिकल 137 क्या था? आर्टिकल 137 ऊपर वाला था। रिव्यू पिटीशन 137, स्पेशल लीव पिटीशन क्या है? 136। रिव्यू पिटीशन में आपको बता दिया, गलती हो गई सुप्रीम कोर्ट से, छोटा मोटा माइनर मिस्टेक हो गया तो उसको चेक करेगा, वो हो गया रिव्यू। स्पेशल लीव में क्या हो गया? बाईपास कर गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट नहीं गया, डायरेक्ट चला गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, इट्स अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट इन ऑर्डर टू एनी मैटर और द केस मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये चीज़ है कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, हो गया, स्पेशल लीव में आप चले गए। एक क्या हो गया? पहला वाला क्या था? ध्यान से सुनिए, पहला वाले में, रिव्यू वाले में क्या था? सुप्रीम कोर्ट से गड़बड़ी हुई, 137 नंबर आर्टिकल, उसने सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कर लिया। स्पेशल लीव में आप क्या किए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट नहीं गए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है, बाईपास करते हुए। तीसरा है क्यूरेटिव पिटीशन। मानिए आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आपको लग रहा है कि फांसी की सज़ा हो गई, आप उस दोनों से ऊब गए, ऊपर वाला दोनों देख लिए। अब लास्ट जो आपके पास आता है वो होता है क्यूरेटिव पिटीशन। मतलब अगर इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया तो आप समझिए अब आपका कहानी खत्म। ये लास्ट पिटीशन होता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, पार्टीज के लिए, ताकि जस्टिस मिलेगा, ये लास्ट होता है। तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट टाइप ऑफ पिटीशन, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, जिसके बाद तो वो है क्यूरेटिव। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मतलब XYZ आप पर हुआ कोई भी केस, तो सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए, वहाँ से हार गए, तो आपने रिव्यू पिटीशन फाइन किया, यहाँ से भी डिफीट हो गए तो क्यूरेटिव पिटीशन किया। ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन में 30 से 90 दिन के बीच में जो है आपको टाइम मिला, कोई काम नहीं हुआ,
अगर यहाँ भी आप सक्सेस नहीं होगे तो आपका केस बंद हो जाएगा, मतलब ये उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो 3 टाइप के पिटीशन फिर से बोलिए कौन कौन सा? रिव्यू 137 रिव्यू हो गया, लास्ट वाला हो गया क्यूरेटिव हो गया, ठीक है, रिव्यू क्यूरेटिव। तीसरा क्या हुआ? रिव्यू क्यूरेटिव, और बीच में आ गया आपका बाईपास वाला स्पेशल लीव पिटीशन। तो ठीक है, तीनों को याद करिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। रिव्यू वाला मैंने बता दिया कि एक बार चेक करना है, एक बार चेक करना है सुप्रीम कोर्ट को कि उनसे कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई, ये क्या कहलाया? रिव्यू 137, ठीक है। उसके बाद क्यूरेटिव लास्ट वाला हो गया, इसके बाद कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, स्पेशल लीव 136। तो ठीक है, रिव्यू पिटीशन 137, स्पेशल लीव पिटीशन 136, क्यूरेटिव सबसे फाइनल होता है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये लास्ट तीनों लिख लीजिए, रिव्यू, स्पेशल लीव, क्यूरेटिव। स्पेशल लीव में आपने क्या किया? बाईपास, तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा विच ऑफ द पिटीशन इज नोन एज बाईपास पिटीशन, तो क्या हो जाएगा? स्पेशल लीव। क्लियर कट? समझ में बढ़िया से आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया था 3-4 दिन पहले कंप्लीट जस्टिस क्या होता है। कोई भी दो पार्टीज के बीच में कुछ भी ऐसी घटना हुई जिसमें पूरे तरीके से ना इसको मतलब मिला मुआवजा, ना इसको मुआवजा मिला, या फिर दोनों में से किसी को कोई ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, उल्टा नुकसान हुआ लेकिन फ़ायदा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, और डिस्प्यूट चला आ रहा है बहुत दिन से, ठीक है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है उसको कहते हैं कंप्लीट जस्टिस। जैसे कि आपको पता है कि अयोध्या वाले केस में था, मुस्लिम लोग बोल रहे थे कि हमारे वहाँ पर हैं, हिंदू वाले बोल रहे थे कि हमारे वहाँ पे हैं, तो बाद में जो है सो क्या हुआ कि वहाँ पे मंदिर बना और मुस्लिमों के लिए एक अलग से ज़मीन दे दी गई, तो ये कंप्लीट जस्टिस हुआ, ठीक है। वही भोपाल गैस त्रासदी, बहुत लोग मरे, वहाँ पे फैक्ट्री को भी दिक्कत हुआ, तो वही मुआवजा उनको भी दिया गया, जो मरे उनको भी मुआवजा दिया, तो दोनों को जो है सो सेटिस्फाई किया गया। दैट इज़ नोन एज कंप्लीट जस्टिस। और ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 142। क्लियर कट है? समझ में आया? यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है जुडिशियल रिव्यू। खैर ये तो मैं आपको 75 बार बता चुका हूँ, कहीं ये अपने किताब या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये हम लोगों ने अमेरिका से लिया। जुडिशियल रिव्यू मतलब होता क्या है? जुडिशियल रिव्यू आपको पता है कि मानिए किसी को एक्स जज है, वाई जज है, जेड जज है, ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, और ये हाई कोर्ट का जज है, ये स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर है मानिए, ठीक है। इसने कोई चीज़ बोला, इसने जज ने कुछ बोला, सब फैसला दिया, तो भाई अगर कोई भी चीज़ इसके ऊपर नहीं होगा या फिर इनको एक चैलेंज अगर हम लोग नहीं कर पाएँ तो ये कुछ भी कर सकते हैं अपने मन से। मानिए किसी को फांसी की सज़ा दे दी या किसी को कुछ भी बोल दिया, ये बिल नहीं होगा पास, चाहे कुछ कर लो। समझ रहे मेरी बात? तो इन सब के ऊपर भी एक होना चाहिए, इसीलिए जो वर्ड यूज किया जाता है जुडिशियल रिव्यू, मतलब हमको चेक करना है कि मतलब जो तुम कर रहे हो वो ठीक है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ बोला गया था, ठीक है। गवर्नमेंट आपसे एक ही चीज़ क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये पावर देता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है कोर्ट वगैरह में लागू किया जा सकता है, ठीक है। ये अमेरिकन कंसेप्ट है, ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है। और ये जुडिशियल रिव्यू किस किस को सपोर्ट करता है? पूछेगा कि जुडिशियल रिव्यू सपोर्ट्स विच आर्टिकल, कौन कौन से आर्टिकल? तो आर्टिकल 13 याद रखिएगा। आर्टिकल 13 क्या है? ठीक है, कि मतलब अगर कोई भी चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो वो वॉइड हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। मतलब हमारे फंडामेंटल राइट से तुम टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, जो उसकी अवहेलना करेगा, तो ये उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 32 आपको रीड्स पता है आपको, मैंडामस, सेरिटरी, क्यू वारंटो, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, ये उसको सपोर्ट करता है। 226 ये हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का रीड था, और 226 किसका है? हाई कोर्ट का रीड, इसको भी मतलब प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 251 254 को करता है, यूनियन और स्टेट के बीच में जो है झगड़ा नहीं, तो इन सब को भी जो है सो प्रोटेक्ट करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कल को, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू किस कौन कौन से आर्टिकल को जो है प्रिवेंट मतलब प्रोटेक्ट करता है। तो 13, 32, 226, 254 इन सबको जो है प्रिवेंट कर मतलब प्रोटेक्ट करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब किसका करते हैं जुडिशियल रिव्यू? तो आपको पता है कि लेजिस्लेटिव एक्शन का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का और जुडिशियल डिसीजन का, इन तीनों का हम लोग जुडिशियल रिव्यू करते हैं कि मतलब किसका वापस से चेक करेंगे कि ये चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे पिताजी हमारे रात को चेक करते हैं ना कि बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, तो उसका रिव्यू करते हैं, मतलब रिव्यू वापस से देखते हैं, मतलब थोड़ा दरवाजे के एकदम कोने से कि बेटा पढ़ रहा है कि नहीं। वैसे ही हम जुडिशियल रिव्यू के तहत हम लोग लेजिस्लेटिव एक्शन, जो हम लोग के सरकार जो डिसीजन ले रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या जुडिशियल डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दिया जाता है, यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा में जो होता है, इन सब पर जो हम लोग जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। समझ में आया होगा। एक वर्ड जहाँ जुडिशियल रिव्यू पड़ा वहीं पे आ जाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या आता है? जुडिशियल एक्टिविटीज्म,
एक लाइन में अगर मैं पूछूँ तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, तो ये पूछा जाएगा आपसे। तो सिटीजन वगैरह के, नागरिक वगैरह के भलाई के लिए जो किया जाता है, ठीक है, लीगलिटी ऑफ लॉ वगैरह को चेक किया जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस नाम सुना होना चाहिए। और ये तब किया जाता है जब जैसे लेजिस्लेचर है आपका, ठीक है, आपका लेजिस्लेचर है या फिर एग्जीक्यूटिव है, ये काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये आता है एक्ट में, ठीक है। जुडिशियल और एक्टिविज्म तब आएगा जब आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा है, तब आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा जुडिशियल रिव्यू, अभी हम लोगों ने देखा जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, क्लियर कट है। अब एग्जांपल देता हूँ कि हुआ क्या था। ये सुप्रीम कोर्ट इसको कभी भी उतार सकता है, खुद से लेके आ सकता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हुआ क्या था, कोविड के टाइम में O2 सिलेंडर की जो है ना बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, और उस दौरान सरकार जो था, सरकार क्या कर रही थी, सरकार कुछ मतलब ठीक है, सरकार जुगाड़ कर रही थी, लेकिन सरकार से हो नहीं पा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत जो है सो मतलब अचानक से एक्ट की, और उसने जो इन्वेस्टिगेट किया कि कहाँ है, क्यों नहीं सिलेंडर आ रहा है, और पूरे तरीके से जो है सरकार को फटकार लगा। और फिर आपने देखा होगा कि 3 दिन के अंदर में कैसे हर जगह सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुँचाया जाएगा। दिस इज़ नोन एज जुडिशियम एक्टिविज्म, ठीक है। ये एग्जाम्पल से आपका पूरा तरीका से क्लियर हो गया होगा। और ये कब होता है, अगर एक वर्ड में पूछे तो जब आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काम अच्छे से नहीं करता है, तब ये करता है, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म। और ये इसमें कौन, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कूद जाती है, ठीक है। एक हो गया जुडिशियल ओवररीच, जब सुप्रीम कोर्ट फोर्सफुली किसी चीज़ में हस्तक्षेप करने लग जाए। जैसे पार्लियामेंट हमारा किसी भी चीज़ का डिसीजन सुना है, सुप्रीम कोर्ट को वो अच्छा नहीं लगा, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में उतर के फोर्सफुली उसको रोकेगा। दैट इज़ नोन एज जुडिशियल ओवररीच। कहते हैं ना, एक रीच करो, एक ओवर रीच, जबरदस्ती और रीच कर रहा है, दैट इज़ नोन एज जुडिशियल ओवररीच, ठीक है, क्लियर कट। तो वही है जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है, जब आपका वायलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तब जो आता है वापस चेक करने के लिए जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल एक्टिविटी जब पब्लिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कोविड वाला जो चीज़ बताया, तो वो हो गया एक्टिविज्म। एक हो गया जुडिशियल ओवररीच, जब पॉलिटिकली इंटरफेरेंस वगैरह करने लग जाता है फोर्सफुली सुप्रीम कोर्ट, दैट इज नोन एज जुडिशियल ओवररीच। तो उम्मीद करता हूँ कि आज से पहले आपको ये तीनों वर्ड अच्छे से क्लियर नहीं थे, बट इस वीडियो के बाद आपको ये तीनों क्लियर हो गए, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सेम चीज़ है, अब हाई कोर्ट का चलेगा, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखना है आर्टिकल 214, ठीक है, सबके पास हाई कोर्ट होगा, ठीक है। अब जो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखना है, वो याद रखिए कि हाई कोर्ट के जो भी हाई कोर्ट के लोग होंगे, वो जज होंगे, उनको जो सैलरी मिलेगी, याद रखिए 2 चीज़ बोल रहा हूँ, एक हो गया सैलरी, एक हो गया पेंशन। बार बार बोलो, ध्यान से सुनिएगा। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको सैलरी मिलेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, सैलरी मिलेगी स्टेट से, और पेंशन मिलेगा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। उल्टा है, ध्यान से देखिएगा। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको सैलरी मिलेगी कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से, और उनको पेंशन मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। बेहद इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने बीपीएससी यहाँ लिख दिया है, कल को क्वेश्चन आ सकता है। हाई कोर्ट का वापस बोलिए मेरे साथ, हाई कोर्ट का जज, सैलरी कहाँ से मिलेगी, सैलरी मिलेगी स्टेट से, पेंशन मिलेगा सेंटर से। क्लियर कट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। वही सेम चीज़ है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़, ठीक है। वही चीज़ को मैंने उसमें लिख दिया है। और जबकि वही अगर आपसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज के बारे में मैंने बताया कि इनकी सैलरी कहाँ से मिलेगी, स्टेट से, और पेंशन कहाँ से मिलेगा, तो कौन, इंडिया के फंड से, सेंट्रल से। और जबकि सुप्रीम कोर्ट में दोनों मिलेगा आपको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पेंशन भी और सैलरी भी। क्लियर कट, समझ में आया। क्वालिफिकेशन ऑफ जज सेम चीज़ है, उनको जो है सो जुडिशियल ऑफिस में 10 साल जो है कम से कम जो है सो वो होंगे, क्या कहते हैं, वकील होंगे, या फिर हाई कोर्ट के जो है, हाई कोर्ट में वो 10 साल जो है वो मतलब 10 साल उन्होंने काम किया होगा एडवोकेट का, ठीक है। क्लियर कट, सेम है सुप्रीम कोर्ट का जज का जैसे होता है, कॉलेजियम सिस्टम से इनका भी अपॉइंटमेंट होता है, ट्रांसफर वगैरह सेम हो गया, कॉलेजियम सिस्टम के तहत भी होता है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया। क्लियर कट, समझ में आया होगा। कॉलेजियम सिस्टम वापस से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टोटल कितने थे, 4+1 का था, ठीक है, एक सीजीआई और 4 मेंबर। टोटल पूछेगा कॉलेजियम सिस्टम में कितने बेंच होता है, इंक्लूडिंग सीजीआई 5, और अगर इसमें से 4 अगर हाँ बोलेंगे तब जाके हाँ होगा, 3+2 भी होगा, तो सीजीआई आगे गवर्नमेंट को अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ आपने नाम सुना होगा, नीड फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब आपस में ही अगर झगड़ा वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा है, तो एक कमेटी आई थी जिसका नाम था मालीमत कमेटी रिपोर्ट। कौन सा कमेटी रिपोर्ट, मालीमत कमेटी रिपोर्ट। उसने इसके बारे में बताया था, एडीआर के बारे में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में उसने बताया था, ठीक है, ठीक है। मतलब बोल रहा था कि थर्ड पार्टी आ जाएगा, उसको बुलाओ, कोई थर्ड पार्टी के पास जाओ और विवाद सुलझाओ। इसी वर्ड का मतलब है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब क्या है, डिस्प्यूट जो भी है वो एक थर्ड पार्टी को बुलाओ और उसके साथ में विवाद सुलझाओ, ठीक है। मीडिएशन वही चीज़ बोल रहा है कि एक दूसरे को बुला के, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वर्ड दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने कि अल्टरनेटिव एडीआर मैकेनिज्म कहीं भी आ जाएगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। मालीमत कमेटी का रिपोर्ट था, तो आपको इसमें से याद क्या रखना है अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या याद रखिएगा, तो इसमें बोलना है आपको
इसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में आपको पहला चीज़ याद रखना है, मलीमत कमेटी रिपोर्ट से रिलेटेड है, पहला चीज़। दूसरा, इसका जो मोड होगा, इसमें मोड में पहला हो गया आर्बिट्रेशन, ठीक है, मतलब बीच में एक कोई आदमी आएगा, थर्ड पार्टी को बुला, वो समझाएगा, ठीक है, दोनों के बीच में। और एक मीडिएशन हो गया और एक कॉन्सिलेशन हो गया। कॉन्सिलेशन मतलब क्या हो गया कि थर्ड पार्टी आया, एक को समझाया, एक मान गया और सेटलमेंट फाइनली हो गया। तो तीनों वर्ड याद रखेगा, सुलह, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन और तीसरा जो आपको एंसिलरी, ठीक है, ये आर्बिट्रेशन याद रखना है। ये तीनों आपको दिमाग में होना चाहिए, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलेशन, सुलह वगैरह, ठीक है। अब लोक अदालत वही इसका इसी के अंतर्गत में हम लोग पढ़ रहे हैं। लोक अदालत वगैरह जो होता है वही सब इसी के अंतर्गत में आता है, ठीक है। जो पब्लिक जो होता है, जो फाइल केस करता है सरकार के खिलाफ, उसको एंटरटेन किया जाता है लोक अदालत में, ठीक है। ये नेचुरल जस्टिस है, ये कोर्ट से हटके है, ठीक है। इसके खिलाफ कोई डिसीजन वगैरह जो है अपील आप नहीं कर सकते हैं। लोक अदालत का जो भी फैसला आएगा, इसके खिलाफ आप कहीं भी जाके अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल 39A के तहत दिया हुआ है, ठीक है, यही चीज़ दिया है। फिर ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट आता है 2008 में, ठीक है। इसी को बोलते हैं मोबाइल कोर्ट या विलेज कोर्ट, ठीक है। जल्दी जो स्पीडी जो है इसका बहुत जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। क्रिमिनल केस के लिए जो होता है मैक्सिमम, जो ये 2 मैटर में काम करता है, एक क्रिमिनल मैटर केस में और एक सिविल मैटर में, ठीक है। ये सब चीज़ें 6 मंथ का इनका जो होता है पीरियड होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, न्याय ग्राम न्यायालय 2008 में आया। इसके अंतर्गत वही मोबाइल कोर्ट और विलेज कोर्ट दो चीज़ को देखता है, क्रिमिनल केस, सिविल केस को। 6 मंथ का जो है इसका पीरियड होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगर ये सब पूछेगा, वैसे ये सबसे नहीं पूछेगा, लेकिन बताना मेरा काम है, एक बार मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। फिर ट्राइब्यूनल के बारे में आप जानते होंगे कि 2 गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में जो आपस में जो 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, उसमें जो बनता है वही ट्राइब्यूनल का कंसेप्ट 42वां अमेंडमेंट 1976 में दिया है। 2 टाइप का होता है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एक नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 323A 323B में दिया हुआ है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में होता है कैट, सैट, जैट, मतलब सेंट्रल, स्टेट और जॉइंट, ठीक है। इतना आपको नहीं, आपको नाम पता होना चाहिए, एक बार बस नाम सुन लीजिए। नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव में होता है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, नॉन ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब यहाँ से पंचायती राज आ जाता है, ठीक है। तो पंचायती राज को हम लोग छोड़ देते हैं, 10 मिनट का 15 मिनट का टॉपिक बचा है। बस कल आते ही सबसे पहले खटाखट पंचायती राज को ख़त्म करेंगे, और पंचायती राज ख़त्म करते ही उसके बाद आपको हम लोग कल क्वेश्चन, कल बस अब 10 मिनट का टॉपिक रह गया है। देखिए, कुछ भी चीज़ को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। क्यों नहीं छोड़ा है? क्योंकि अगर हम लोग इतना टाइम दे रहे हैं तो आउटपुट अपने को 10 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए। 10 में से 10 क्वेश्चन। भारत का आप कोई भी एग्जाम दीजिए, यूपीएससी तक दीजिए, आप अगर एक बार जो मेरी बातों को ध्यान से सुने तो आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ये आप 24 मई को जो आपका यूपीएससी का पेपर है, उस दिन भी जाके देख सकते हैं। अभी आपका कोई भी बिहार का एग्जाम हो, चाहे कहीं का भी एग्जाम हो, पॉलिटी जाके लगा लीजिएगा इसको पढ़ के। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो या फिर आपका कंसेप्ट नहीं मैच कर रहा हो तो आप मुझे बोलिएगा आके, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आप मेरे साथ जुड़े होंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप उसको जो है सो आप एक बार उसका आंसर जरूर दें। अब मैं आपको 1-2 चीज़ और पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कौन से आर्टिकल में आता है? एडवाइजरी कौन से में आता है? ये दोनों मेरे को बताइए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, पिटीशन के बारे में बताइए कि टाइप ऑफ पिटीशन, कितने टाइप ऑफ पिटीशन है, ठीक है। इसको बोलिए और याद रखिए, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। कल आते ही 15 मिनट में हम लोग पंचायती राज को ख़त्म करेंगे। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको अच्छे से करेंगे। उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 4-5 कमेटी है, म्यूनसिपालिटी को ख़त्म करेंगे 10-15 मिनट में। उसके बाद आपके आर्टिकल वगैरह जो दे रखे हैं, उसके 243 पंचायती राज का है। जैसे आज 243 के है, तो 243 के से इलेक्शन, तो 243 के किसके लिए? इलेक्शन। 243 आई मतलब फाइनेंस, फाइनेंस। फिर 243 डी, तो डी ड्यूरेशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग पूरे तरीके से कल आते ही इसको ख़त्म कर लेंगे। तो सभी को समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, कम ही रहे और आपको समझ में आए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हमारे पास अभी टाइम है, हम लोग इस महीने के एंड तक पूरा जीएस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। भरोसा रखिए। और 1 तारीख से लेके 1 से 7 मार्च अपना करंट चलेगा। एक दिन में 2 महीना कवर करेंगे। 100-120 क्वेश्चन, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन, जहाँ से पेपर बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद हम लोग 15-20 दिन जो है सो डेली 200 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 100 जीएस का, 100 मैथ रीजनिंग का, ठीक है। और इसको करके फिर हम लोग समाप्त कर देंगे। और आखिरी में 1 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक आप लोग अपना खुद से पढ़िएगा और जितना हो सकता है रिवाइज कीजिएगा, बार बार देखिएगा। 50 जगह सोर्स से जाने से बढ़िया है कि एक सोर्स को 50 बार पढ़ें, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।